Hello friends and my dear students, good morning everyone. Today we are going to start with a new topic, that is Consumer Protection Act 2019. So basically earlier we have been familiar with Consumer Protection Act 1986, but it has now been changed by Consumer Protection Act 2019. So let us discuss about this act. So हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसे रिप्लेस कर दिया गया है वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 द्वारा। ये एक्ट क्या करता है जी? ये एक्ट प्रोवाइड करता है बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनके जो हित में है उनको ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग कंज्यूमर गुड्स। फॉर दैट पर्पज टू मेक प्रोविजंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल्स, और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनको ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए क्या एस्टेब्लिश किए गए हैं? कंज्यूमर काउंसिल्स एंड अदर अथॉरिटीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयरविद। कि जो भी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं अथॉरिटीज के साथ, उनकी सेटलमेंट्स, ठीक है, वो सारे मैटर्स इस एक्ट के अंदर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए गए हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? बेटर प्रोटेक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। दूसरा, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। थर्ड इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाई गई हैं। क्वासी जुडिशियल मशीनरी है। स्पीडी एंड सिंपल रिडक्शन, मतलब जल्दी से जल्दी और सिंपल वे में उनकी बात को, उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए। सबसे पहले आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002। कहते जो हमारी पार्लियामेंट है दैट इनकॉर्पोरेटेड सर्टेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सबसे पहले जो हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी। जो अमेंडमेंट्स की गई वो लाई गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, which came into effect from 17 दिसंबर 2002। उसके कुछ फीचर्स क्या थे? उसके अंदर बेसिक फीचर्स है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन परस्यू कंप्लेंट्स। जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं कंज्यूमर के, वो भी कंप्लेंट को परस्यू कर सकते हैं। दूसरा, चार्जिंग ऑफ एक्सेस प्राइस बाय ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर इज अ कंज्यूमर डिस्प्यूट। मतलब कंज्यूमर से एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करना भी एक तरह का कंज्यूमर डिस्प्यूट है, ये डिफाइन किया गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट डिफरेंट लेवल्स। काउंसिल सेट किए गए जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करते थे। डिफरेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स भी सेट किए गए। एनहांसमेंट ऑफ पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, देन जुरिसडिक्शन एरिया इंक्रीज किया। कंडीशनल राइट्स टू अपील, provision for transfer of cases and circuit benches, limitation for preferring appeals and power to order attachment of property। ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे जो अमेंडमेंट करके लाए गए 2002 में। फर्दर बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसने रिप्लेस कर लिया ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। And this new bill was passed by the president on August 6, 2019। इसे हम बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कहेंगे। ये भी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल एक्सेप्ट फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो it shall came into force on such date as the central government may by notification appointed different dates may be appointed for different states and for different provision of this act। मतलब different provisions के लिए different dates है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो मानी जाएंगी। एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्लाई एप्लीकेबल हुआ और ये सभी कंज्यूमर्स सभी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। की फीचर्स क्या है जी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की? एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट रेगुलेटर। इन्होंने क्या किया, पहले कोई भी रेगुलेटर नहीं था, इन्होंने एक रेगुलेटर सेटअप कर दिया, उसका नाम रख दिया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA। दिस एक्ट हैज द प्रोविजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CCPA विल प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, प्रमोट करेगा एंड एनफोर्स करेगा, मतलब लागू करवाएगा राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स।
राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स क्या है जी? 1 2 3 4 5 6। तो the new act has defined the rights of consumers, which includes right to be protected against the marketing of goods, products or services which can be hazardous to the life and property. कहते हैं कंज्यूमर को बचाना उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग से जो उनकी लाइफ के लिए नुकसानदायक है या उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान दे सकते हैं, लाइफ और जान माल की नुकसान कर सकते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना बेसिक राइट है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द गुड्स एंड प्रोड्यूस एंड सर्विसेज। यानी उनका राइट है कि उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, उसकी प्योरिटी, उसके स्टैंडर्ड्स है ना जो भी मेंटेन किए गए, उसका प्राइस, ये सभी जानने का राइट है जी कंज्यूमर को। तीसरा है द राइट टू बी एश्योर्ड ऑफ एक्सेस टू गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। जो हमारे कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हैं उन पे उनका राइट है भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो राइट टू बी हर्ड एट एप्रोप्रिएट कमीशंस। अगर उनको कोई फॉल्ट आता है तो वो अपने एप्रोप्रिएट कमीशंस के पास जाके अपनी कंप्लेंट रिजॉल्व करवा सकते हैं। उसके बाद आता है राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स और कस्टमर्स। तो अगर वो अपनी कंप्लेंट्स लेकर जाएंगे तो अगर कोई उनके साथ अनट्रेड प्रैक्टिसेस के कारण या भी कंज्यूमर को कोई एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट वो अपनी कंप्लेंट को रिड्रेस करवा सकते हैं अप्रोप्रिएट कोर्ट के द्वारा। उसके बाद राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, मतलब कंज्यूमर को हर चीज प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए भी उनको राइट है कि उनको अवेयर होना चाहिए कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। उसके बाद चेंज क्या किया गया पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर अगर कंप्लेंट जाती है तो अमाउंट ऑफ प्राइस शुड नॉट एक्सीड्स 1 crore। अर्लियर इट वाज जस्ट आई थिंक सो 20 lakhs to 20 lakhs। अंडर द स्टेट कमीशन मोर देन 1 crore बट लेस देन 10 crore, नेशनल कमीशन मोर देन 10 crore। तो ये उन्होंने जुरिस्डिक्शन सेट कर दी। अगर तो कंप्लेंट 1 crore से नीचे नीचे की है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगी, ठीक है। 1 crore और 10 crore के बीच में है तो स्टेट कमीशन के पास जाएगी, और 10 crore से ज्यादा तो नेशनल कमीशन के पास जाएगी। अर्लियर इट वाज बेसिकली 20 lakh, देन 20 lakh to 1 crore, अबव 1 crore। तो इन्होंने अमाउंट ऑफ पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया है जी। फर्दर बात करते हैं न्यू कंसेप्ट प्रोडक्ट लाइबिलिटी। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर वुड बी रिक्वायर्ड टू बी कंपनसेटेड द कंज्यूमर इन केस ऑफ एनी लॉस और इंजरी ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट और पुअर सर्विसेज। तो ये जो न्यू प्रोडक्ट लाइबिलिटी कंसेप्ट लाया गया है, न्यू कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी, ये कहता है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कंपनसेट करेगा कंज्यूमर को अगर वो उसका कोई लॉस हुआ है जो उसके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण है। फॉर एग्जांपल आजकल हम देखते हैं कई बार कार्स है ना, न्यू ब्रांड लेते हैं, उनके फ्यूल पंप्स में कोई खराबी होती है तो वो क्या करती है कंपनी, कंपनसेट करती है उनको लॉस या इंजरी होने के कारण, या फिर वो उनको खुद वो डिफेक्ट रिपेयर करके देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी सभी चीज़ें न्यू कंसेप्ट के कारण प्रॉब्लम्स आ रही थी तो इसको अमेंड किया गया। उसके बाद आता है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। ये क्या है, सबसे इसके एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर है, स्टेट कंज्यूमर्स हैज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो स्टेट्स के पास भी पावर है, भी अपना वो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेटअप कर सकते हैं बाय पासिंग ए नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। इसे हम ये भी कहते हैं दिस शैल बी आल्सो कॉल्ड स्टेट काउंसिल। कॉम्पोजिशन इसके अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं, मेनली द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट हु शैल बी इट्स चेयरमैन। जो भी कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर इन चार्ज है इन अ स्टेट वो मेंबर होगा या फिर उसका चेयरमैन, या सच नंबर ऑफ ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जो भी पर्सन जो उस तरह के नेचर ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए। फर्दर प्रोसीजर फॉर मीटिंग, प्रोसीजर फॉर मीटिंग क्या है जी, अंडर सेक्शन 6(3) एंड 6(4) अगर कोई स्टेट काउंसिल मिलती है जी, मिलेगी एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। तो ये प्रोसीजर है। द स्टेट काउंसिल में आल्सो कंडक्ट मीटिंग एज एंड व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी। तो स्टेट काउंसिल के लिए 2 बार साल में मिलना जरूरी है, और अगर उससे भी ज्यादा अगर कोई उनको कोई नेसेसिटी पड़ गई तो वो मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं।
ऑब्जेक्ट्स क्या है जी स्टेट काउंसिल के शैल बी टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स अंडर द एक्ट विद इन द स्टेट्स। बेसिकली क्या है जी कंज्यूमर राइट्स को प्रमोट करना और उनको प्रोटेक्ट करना विद इन स्टेट, यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। फर्दर बात करते हैं ई कॉमर्स कवर्ड, मतलब आजकल ई कॉमर्स बिजनेस, पहले ई कॉमर्स के रिगार्डिंग कुछ नहीं था इन्फॉर्मेशन, आजकल ई कॉमर्स के रिगार्डिंग को भी कवर किया गया है। एज पर द न्यू एक्ट ऑल द लॉज दैट अप्लाई फॉर डायरेक्ट सेलिंग वुड आल्सो बी एप्लीकेबल फॉर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। जो भी डायरेक्ट सेलिंग और के लिए रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वही सेम रूल ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। न्यू गाइडलाइंस रिगार्डिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट्स, अगर कोई मिसलीड करता है एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू या एंडोर्सेस के थ्रू तो न्यू गाइडलाइंस उसके रिगार्डिंग भी बनाई गई हैं कि जो कंज्यूमर को अफेक्ट कर रही है। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट एंड परमिशन टू अटेंड द हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ कंप्लेंट्स। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कंप्लेंट्स रिजॉल्व की जा सकती हैं। फर्दर द आइडिया ऑफ मीडिएशन कुड आल्सो हेल्प इन क्विकर डिस्पोजल ऑफ केसेस। जो मीडिएशन का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। फर्दर ये देखते हैं हम बेसिक डिफरेंस जो भी चेंजेस आए हैं। पुराने एक्ट के अंदर कोई भी रेगुलेटर नहीं था, इसके अंदर एक रेगुलेटर बना दिया गया है जिसका नाम है जी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA। फर्दर कंज्यूमर कोर्ट्स की बात करें, कंज्यूमर्स could be filed in a complaint could be filed in a consumer court where the seller's office is located। पहले क्या था जहां पर सेलर का ऑफिस है वहां पर कंप्लेंट फाइल की जाती थी। अब जहां पर बायर्स को अब जो रूल बना है वो क्या है कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिजाइड्स, जहां पर कंप्लेनेंट रहता है जिसने कंप्लेंट की है वहां पर वो केस रिजॉल्व कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अर्लियर प्रोडक्ट लायबिलिटी की नो प्रोविजंस रिगार्डिंग consumers could approach a civil court but not consumer court। मतलब अर्लियर कोई भी प्रोविजन नहीं थी रिगार्डिंग कि कंज्यूमर सिविल कोर्ट को अपील करे या कंज्यूमर कोर्ट को, बट अब क्या है प्रोडक्ट लायबिलिटी अराइज होगी है। कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसके अंदर इन्होंने क्या किया कंपनसेशन एक्ट लेकर आए हैं जिसके अंदर अगर उनको कोई भी नुकसान हुआ है तो वो क्लेम कर सकते हैं। अर्लियर डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या था 20 लाख तक की कंप्लेंट लेता था, अब 1 करोड़ रुपीस तक की जो भी कंप्लेंट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट में आ गई हैं। प्रिक्यूनरी डिस्ट्रिक्शन में जुरिस्डिक्शन में चेंज आया है, 20 लाख टू 1 करोड़ स्टेट था, अब 1 करोड़ टू 10 करोड़ स्टेट है जी। और नेशनल अबव 1 करोड़ था, ये अबव 10 करोड़ है। ये चेंजेस आए हैं बेसिकली। फर्दर ई कॉमर्स के रिगार्डिंग पुराने में कोई चेंजेस नहीं थे, तो अब क्या है all rules of direct selling extends to the e-commerce। मतलब जो भी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए जाते थे वो ई कॉमर्स पे भी लागू किए जाएंगे। उसके बाद नो लीगल प्रोविजंस, मीडिएशन सेल्स कोई नहीं था, अब कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन ऑफ विच मीडियोकर के थ्रू सेटलमेंट की जा सकती है कोर्ट के अंदर भी। ठीक है जी, तो ये चेंजेस आए हैं एक्ट के अंदर। फर्दर राइट्स क्या है जी कंज्यूमर के 6 राइट है जी, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये 6 राइट्स हैं बेसिकली, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये 6 बेसिक राइट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 4, ये 6 राइट्स हमें ख्याल में रखने पड़ेंगे, राइट टू बी हर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की। तो बेसिकली 3 तरीके से काउंसिल बनाई गई हैं। जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 3 to 5। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो स्टेट्स डिसाइड करेंगे अंडर सेक्शन 6 to 7, एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अंडर सेक्शन 8 and 9। सबसे पहले आता है जी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को हम बेसिकली जो एस्टेब्लिश किया गया अंडर सेक्शन 3(1) सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश कर सकती है, इसे हम सेंट्रल काउंसिल भी कह देते हैं। कॉम्पोजिशन इसके अंदर हमने जैसे देखा कि कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में
कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का मिनिस्टर इंचार्ज है, या चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल, या फिर कौन हो सकता है बिसाइड्स द चेयरपर्सन, जो ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द फील्ड इन विच दे हैव बीन एक्सपर्ट्स विल बी नॉमिनेटेड, तो उनको भी नॉमिनेट किया जा सकता है। फर्दर प्रोसीजर फॉर मीटिंग क्या है जी? द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल मस्ट होल्ड द मीटिंग वन मीटिंग इन अ ईयर। इसके अंदर जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इसके अंदर एक मीटिंग तो कंपलसरी है जी होल्ड करनी। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एडवाइस करनी, प्रमोशन और प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स अंडर दिस एक्ट। फर्दर एस्टेब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 8(1) ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये क्या कह रहा है? प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बाय द स्टेट गवर्नमेंट एट ईच डिस्ट्रिक्ट बाय नोटिफिकेशन। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्होंने ये भी सेक्शन भी प्रोविजन भी प्रोवाइड किया कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एस्टैब्लिश किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट एट एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय नोटिफिकेशन। इट इज मैंडेटरी टू एस्टैब्लिश अ डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन काउंसिल। दिस शैल बी कॉल्ड एज द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। Composition क्या है जी? Under section 8(2), district council shall consist of following members, namely the collector of the district, whereby the name called, who shall be the chairman, या फिर such members or non-official members representing such interest as may be prescribed by the state। तो ये बात चल रही है सारी किसकी चल रही है जी? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की चल रही है। प्रोसीजर फॉर मीटिंग क्या है जी? टू एटलीस्ट 2 मीटिंग्स डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल रखेगा। ठीक है। टाइम एंड प्लेस फॉर मीटिंग विल बी डिटरमिन्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल वाइड सेक्शन 8(4)। ऑब्जेक्ट क्या है इनका? भी मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि एडवाइस और प्रमोशन प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स अंडर द एक्ट विद इन द डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आया था जी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अंडर सेक्शन 10(2)(7)। तो सेंट्रल नाम से ही पता चल रहा है कि इसको कौन एस्टेब्लिश करेगा, प्रपोज करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज करेगी। ठीक है। इसका भी बेसिक पर्पस कहता है टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर्स एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अंडर सेक्शन 10। तो कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? इन नोटिफिकेशन थ्रू अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी नोन एज सेंट्रल अथॉरिटी। बेसिकली क्या करेंगे? रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर, regulate matters relating to unfair trade practices and false or misleading advertisements which are prejudicial to the interest of public and consumers, and to promote, protect and enforce the right of consumers as a class। तो consumers की rights को promote करना, enforce करवाना, ये भी इनकी duties बनती हैं। मेंबर्स कैसे होंगे? इनके मेंबर्स कौन होंगे? सेंट्रल अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर एंड नंबर ऑफ अदर कमिश्नर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड टू बी अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड डिस्चार्ज द फंक्शन अंडर दिस एक्ट। हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी शैल बी एट सच प्लेस इन द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। It shall have regional and other offices in other places in India as the central government may decide under section 10(3). Procedure of central authority क्या है जी? Shall regulate the procedures for transaction of business and allocation of business amongst the chief commissioner and commissioner as the may be specified by the regulator। Investigation wing क्या है जी? Headed by Director General for the purpose of conducting inquiring or investigations। Central government may appoint a Director General। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर सकती है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर, जो भी एक्सपीरियंस्ड है persons in investigation and process such qualifications in the manner as may be prescribed। जो भी ये सारा बेसिकली इन्वेस्टिगेशन विंग है, जो भी कंप्लेंट्स की रिजॉल्व के लिए इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। एवरी एडिशनल डायरेक्टर जनरल या जो भी ज्वाइंट डायरेक्टर है, डेप्टी डायरेक्टर है या असिस्टेंट डायरेक्टर है, shall exercise his powers and discharge his functions subject to the general control, supervision and direction of the डायरेक्टर जनरल। किसके रूल्स फॉलो करेंगे? डायरेक्टर जनरल के रूल्स या उनकी डायरेक्शंस फॉलो करेंगे। तो डायरेक्टर जनरल उनको पावर्स भी डेलीगेट कर सकता है टू द एडिशनल डायरेक्टर जनरल या जो भी इनके नीचे काम कर रहे हैं ये सभी लोग, while conducting inquiries of the investigation under this act। The inquiries of the investigation made by the Director General shall be submitted to the central authority in such forms as in such manner within the such time as specified by the regulations। जो भी टाइम लिमिट स्पेसिफाई की गई है उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर जो भी इंक्वायरी की है इन्वेस्टिगेटर्स ने वो सबमिट करेंगे। टू होम कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। तो किसे कंप्लेंट की जा सकती है? अंडर सेक्शन 17
रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स जो भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो वो भी राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में टू वन ऑफ द अथॉरिटीज, या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, कमीशन ऑफ द रीजनल ऑफिस या सेंट्रल अथॉरिटी, इनमें से किसी को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है जी सेंट्रल अथॉरिटी के? कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अगर कंज्यूमर राइट्स को वायलेट किया गया, अगर उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की गई हैं, तो उनके राइट्स के लिए देखना, ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेंट्रल अथॉरिटी का काम है। इंश्योर करना कि उनके साथ कोई भी गलत तरीके के एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना करे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी उनके प्रोविजन ऑफ दैट रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट हो। या ये चीज देखना कि नो पर्सन शेल टेक्स पार्ट इन पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग। ये सभी चीजों को रोक लगाने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी की ड्यूटीज है। फंक्शंस क्या है जी? इंक्वायरी और कॉज इन इंक्वायरी, कंप्लेंट्स फाइल करना, किसके पास जाएंगे? बिफोर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन। जो भी केस है जो हमने पढ़ा था, अगर 1 करोड़ तक है तो डिस्ट्रिक्ट की, अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो स्टेट की, अगर अबव 10 करोड़ है तो नेशनल कमीशन के पास कंप्लेंट जाएगी। इंटरवेन इन द प्रोसीडिंग्स बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन और द स्टेट कमिश्नर या नेशनल कमीशन, तो डिपेंड करेगा किसके पास वो केस जाएगा। वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किस तरह की हैं। रिव्यू करना ओवरऑल मैटर्स को, जो भी कंज्यूमर राइट्स को रोक रहे हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिव्यू करके उसके बारे में रेमेडियल मेजर्स या इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करवानी, ये भी बेसिक फंक्शंस हैं जी। उसके बाद रिकमेंड अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेनेंट्स। अगर बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाएगा, राइट टू इंश्योर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अंडर एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स के फील्ड के अंदर इन रिसर्च को ज़्यादा बढ़ावा देना। स्प्रेड एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर राइट्स। अब कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस देनी, ये भी इनका मेन फंक्शंस है। एंड द अदर इंस्टीट्यूशनल वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर राइट्स टू कोऑपरेट एंड वर्क विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज, mandate the use of unique and universal goods identifier, issue safety notices to alert consumer against dangerous and hazardous and unsafe goods or services, advise the ministers and department of the central or state government on consumer welfare measures, issue necessary guidelines to prevent unfair trade practices और consumer interest। तो ये भी गाइडलाइंस इशू करते हैं। उसके बाद आ जाती है बात पावर्स ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी की पावर क्या क्या है? तो बेसिकली पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू रेफर मैटर फॉर इन्वेस्टिगेशन, वो मैटर इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर रेफर कर सकते हैं टू द रेगुलेटर्स। टू रिकॉल गुड्स, वापस मंगा सकते हैं गुड्स को, क्या डिफेक्ट है। पावर्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शन एंड पेनल्टीज अगेंस्ट फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, जो भी पेनल्टी लगानी है वो उसके रिगार्डिंग भी पावर इनके पास है। सर्च एंड सीजन की भी पावर इनके पास है, सेंट्रल अथॉरिटी के पास। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 28 to 73 कैसे वर्क करता है? एट डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट कमीशन है जी, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन अंडर सेक्शन 42, सेंट्रल लेवल पे नेशनल कमीशन है अंडर सेक्शन 53। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेसल कैसे वर्क करता है? जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है ये स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है, स्टेट भी स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है, और नेशनल कमीशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी। कंपोजिशन कैसे होगी? प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 2 और मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज प्रिस्क्राइब्ड, 2 या 2 से ज्यादा ना हो। और स्टेट गवर्नमेंट में नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज प्रिस्क्राइब्ड। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वाले नेशनल कमीशन में भी प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 4 और मोर देन सच मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स क्या होगी? जो भी रूल्स ऑफ क्वालिफिकेशन लेट डाउन किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स लाई किए हैं क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमीशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स स्पेसिफाई किए हैं नेशनल कमीशन के, वो उनकी क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट किसकी होगी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन की भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, तीनों केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। जुरिसडिक्शन एरिया क्या है? जहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, कंपनसेशन 1 करोड़ से कम है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, अगर कंपनसेशन 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो स्टेट में, अगर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 10 करोड़ से ऊपर है तो नेशनल में। प्रोसीजर रिलेटिंग कंप्लेंट्स हमने डिस्कस किया कि कंप्लेंट्स कैसे कैसे फाइल की होगी। अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट अपील की जा सकती है विद इन 45 डेज।
फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन और 50% ऑफ द डिक्रीड अमाउंट, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसकी 50% अमाउंट सबमिट करवा के आप कंप्लेंट कर सकते हो। कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन आल्सो within 30 days from the orders of the district commissions depositing 50% of the decree amount and can be against the orders of national commission also within 30 days, उसके अंदर भी 50% अमाउंट सबमिट करवा के। न्यू प्रोविजंस क्या है? कंज्यूमर मीडिएशन सेल्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, एम्पैनलमेंट ऑफ मीडिएटर्स, नॉमिनेशन ऑफ मीडिएटर्स फ्रॉम पैनल्स, प्रोसीजर्स फॉर मीडिएशन, सेटलमेंट फ्रॉम मीडिएशन एंड रिकॉर्डिंग सेटलमेंट एंड पासिंग ऑफ द ऑर्डर, ये सारे मीडिएशन के रिगार्डिंग राइट्स बनाए गए हैं। न्यू प्रोविजंस अंडर सेक्शन ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी सेक्शंस क्या बनाए गए हैं? अब बेसिकली प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शंस क्या किए हैं? कंप्लेंट आई है अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, तो उनको भी जो भी उन्होंने प्रोडक्ट के कारण अगर किसी कंज्यूमर को हार्म हुआ है तो वो अकाउंटेबल होंगे डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए। लाइबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी क्या होगी, सर्विस मैन्युफैक्चरर की क्या लाइबिलिटी होगी, ये सभी डिफाइन की गई हैं। और प्रोडक्ट सेलर्स की सेक्शन 86 में, एंड प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शंस क्या एक्सेप्शंस होगी 87 में, ये भी डिसाइड किया गया। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज को भी डिफाइन किया गया। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, अगर सेंट्रल अथॉरिटी की डायरेक्शंस को नहीं माना गया, नॉन कंप्लाई किया गया, तो पेनल्टीज क्या होंगी? अगर फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है तो सेक्शन 89 में पेनल्टीज डिफाइन की गई हैं। पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल और स्टोरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटर और इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स कंटेनिंग अडल्ट्रेंट्स, अगर कोई मिलावट या मैन्युफैक्चरिंग या स्टोर करके या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिलावटी सामान तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेल और स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग और इंपोर्टिंग स्पूरियस प्रोडक्ट, अगर कोई जहरीले पदार्थ लोग बेच रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी पनिशमेंट डिसाइड की गई है। प्रोसीजर्स टू सेटल कंप्लेंट देखते हैं जी। अगर कंप्लेंट क्या है जी, व्हेन द कंप्लेंट इज फाइल्ड इन डिस्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स, तो मैनर इन द कंप्लेंट फाइल्ड, एडमिशन ऑफ कंप्लेंट और रिलीफ मिलेगा उनको अंडर सेक्शन 39। जो अगर तो कंप्लेंट 1 करोड़ से ऊपर की है तो स्टेट कमीशन के पास जाएगी, उसके अंडर सेक्शन 49 सेम प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम में किया जाएगा। डेट्स हमने बता दी, विद इन 45 डेज 30 डेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन की कंप्लेंट को फॉरवर्ड करके स्टेट में लिया जाएगा। अगर नेशनल में है तो 50% डिक्री अमाउंट के अकॉर्डिंगली नेशनल कमीशन के थ्रू भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। ये अभी हमने रिसेंट पढ़ा कि कैसे कैसे कंप्लेंट फाइल होगी, जो हमने अभी किया था। ये देखो कि 50% अपील इस तरह से की जा सकती है, 50% ऑफ द डिक्री अमाउंट के साथ सिमिलरली कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट इट इनटू द कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।